गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लेशियल रिट्रीट। तो बच्चों, आज हम जो है ग्लेशियल रिट्रीट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, व्हाट आर ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स आर मेड ऑफ फॉलन स्नो। तो जो स्नो जो गिरती है, बर्फ़ जो गिरती है, बर्फबारी जो होती है, ओवर मैनी ईयर्स कंप्रेसेस इनटू लार्ज थिकेंड आइस मासेस। तो काफ़ी सालों तक, और इस वजह से जो है काफ़ी एक मोटी परत बन जाती है बर्फ़ की। ठीक है, बड़े बड़े जो है मास बन जाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। ग्लेशियर्स फॉर्म जब व्हेन स्नो रिमेन्स इन वन लोकेशन लॉन्ग इनफ टू ट्रांसफॉर्म इनटू आइस। तो ग्लेशियर्स कब बनते हैं, जब जो है जो बर्फ़ जो गिर रही है वो एक ही लोकेशन पर काफ़ी लंबे समय तक जो है रहती है, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, आइस में, बर्फ़ में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लेशियर्स बोलेंगे। व्हाट मेक्स ग्लेशियर्स यूनिक इज़ देयर एबिलिटी टू मूव ड्यू टू शीट मास। ग्लेशियर्स फ्लो लाइक वेरी स्लो रिवर्स। तो ग्लेशियर्स जो है यूनिक है क्योंकि इनमें जो है एबिलिटी होती है मूव करने की। तो शीयर मास के कारण जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो तरीके से, मतलब जैसे स्लो रिवर होती है ना, इस तरह से जो है वो मूव करते हैं शीयर मास। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि भाई ड्यू टू शीयर मास ग्लेशियर्स जो है फ्लो करते हैं लाइक अ वेरी स्लो रिवर्स, जो उनका कंप्लीट जो मास होता है। ठीक है, अब क्या होता है ग्लेशियर रिट्रीट्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अ ग्लेशियर रिट्रीट्स व्हेन इट्स टर्मिनस डज नॉट एक्सटेंड एज फार डाउन वैली एज इट प्रीवियसली डिड। सो ग्लेशियर्स में रिट्रीट व्हेन देयर आइस मेल्ट्स। तो ये रिट्रीट होता है जब इनकी आइस जो है मेल्ट हो जाती है, और एब्लेट्स more quickly than snowfall can accumulate and form new glacial ice। तो ग्लेशियर्स जो है रिट्रीट हो सकते हैं जब इनकी आइस जो है मेल्ट होती है या एब्लेट्स होती है ज़्यादा जल्दी, इसके बजाय कि मतलब कि भाई वहाँ पर जो है स्नोफॉल जो हो रही है वो एक्यूमुलेट होकर के न्यू ग्लेशियल आइस को जो है फॉर्म करे। उससे पहले ही जो है वो क्या होता है, वहाँ पर जो है आइस मेल्ट हो जाती है। और जो हायर टेम्परेचर्स होता है और जो लेस स्नोफॉल होता है हैव बीन कॉजिंग मैनी ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड टू रिट्रीट रिसेंटली। तो ये दो फैक्टर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड टू रिट्रीट रिसेंटली। अब इसका क्या मतलब जो है, जब इसका जो टर्मिनस है वो नीचे की ओर जो है एक्सटेंड नहीं होता है जैसे कि पहले, और जो ग्लेशियर हैं वो रिट्रीट होते हैं जब उनकी आइस जो है, हमने ये बात करी थी कि मेल्ट होती है, एब्लेट्स होती हैं मोर क्विकली देन द स्नोफॉल कैन एक्यूमुलेट एंड फॉर्म न्यू ग्लेशियल आइस। और हमने देखा था कि जो हायर टेम्परेचर्स है और जो लेस स्नोफॉल है वो जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जो कि कॉज करते हैं ग्लेशियर्स को रिट्रीट होने के लिए रिसेंटली। अब ग्लेशियर्स जो है क्या है, लार्ज मास है आइस के, और जो कि फ्लो होते हैं स्लोली डाउन हिल, नीचे की तरफ। ठीक है, एक ग्लेशियर्स ग्रोज वेर एवर स्नो एक्यूमुलेट्स फास्टर देन इट मेल्ट्स। तो एक ग्लेशियर्स जो है कब ग्रो करता है, जब वहाँ पर जो बर्फबारी जो हो रही है, जो स्नो जो एक्यूमुलेट हो रही है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रही है देन इट मेल्ट्स। मतलब उसके मेल्ट होने से पहले वहाँ पर जो है क्या हो रही है, बर्फ़ जो है जम रही है। इट रिट्रीट्स दैट इज इट्स टर्मिनल एज। इसका जो टर्मिनल एज होगा, द एंड ऑफ द ग्लेशियल टंग, जो एंड है ग्लेशियल टंग की, एंड्स एट प्रोग्रेसिवली हायर एलिवेशंस। वो एंड होगी लगातार प्रोग्रेसिवली हायर एलिवेशंस whenever melting exceeds accumulation।
तो जब कभी भी जो मेल्टिंग है वो एक्सीड्स करेगी एक्यूमुलेशन को, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन लाइक अल्पाइन ग्लेशियर्स हैव बीन रिट्रीटिंग सिंस अबाउट 1850। तो क्या हो रहा है कि बात कर रहे थे कि वेन एवर मेल्टिंग एक्सीड्स एक्यूमुलेशन, जब मतलब एक्यूमुलेशन से ज़्यादा जो है मेल्टिंग हो जाती है। तो और क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड्स माउंटेन है जैसे कि अल्पाइन ग्लेशियर्स, वो जो है रिट्रीट हो रही हैं 1850 से। ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर्स हैव रिसेंटली एक्सेलरेटेड देयर रिट्रीट, तो उन्होंने रिसेंटली अपने जो रिट्रीट को एक्सेलरेट किया है। एंड लार्ज आइस शीट ग्लेशियर्स हैव बीन एक्सेलरेटिंग देयर flow to the sea along the coast of Greenland and the west and Arctic Peninsula। तो ये क्या कह रहा है कि जो लार्ज आइस शीट्स है ग्लेशियर्स की, वो एक्सेलरेट कर रही हैं अपने फ्लो को कहाँ की तरफ, सी की तरफ, समुद्र की तरफ, अलॉन्ग जो कोस्ट हैं, किनारे हैं ग्रीनलैंड के, और जो वेस्ट अंटार्कटिक पेनिसुला के जो किनारे हैं, ठीक है, उसके अलॉन्ग। तो मोस्ट केसेज ऑफ एक्सेलरेटेड ग्लेशियल रिट्रीट आर प्रोबेबली अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये जो एक्सेलरेटेड ग्लेशियल रिट्रीट है वो संभाव्य रूप से किसके कारण है, जो ह्यूमन के द्वारा जो कॉज की गई जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो है ये एक्सेलरेटेड ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है। और ह्यूमन ही एक ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल हम ये कह सकते हैं फैक्टर है जो कि इस घटना के लिए जिम्मेदार है। और ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये बहुत ही बड़े जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लेशियल रिट्रीट, एक्सीलरेटेड ग्लेशियल रिट्रीट। ठीक है, अंडर कटिंग ऑफ द माउंटेन स्लोप बाय ग्लेशियल इरोजन and the retreat of the glacier are the main contributing factors for the rock avalanches, along with the thawing permafrost and weakness in the bedrock। तो जो अंडर कटिंग होती है माउंटेन स्लोप की, किसके द्वारा, जो ग्लेशियर जो इरोजन होता है और रिट्रीट होता है जो ग्लेशियर का, वो भी एक मेन जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है रॉक एवलांचेस के लिए। कि जो हमने देखा था कि जो अंडर कटिंग है माउंटेन स्लोप की ग्लेशियल इरोजन के कारण, और जो रिट्रीट जो ग्लेशियर्स का हो रहा है, वो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे रॉक एवलांचेस के। मतलब जो रॉक का जो हिमस्खलन हो रहा है, मतलब हिमस्खलन जो हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही जो है जो परमाफ्रॉस्ट का जो थॉविंग हो रही है, मतलब उसका विघलन हो रहा है और वीकनेस आ रही है बेड रॉक में, उसके आधार में। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है रॉक एवलांचेस के लिए, हिमस्खलन के लिए। लैंडस्लाइड्स फॉलिंग इनटू ग्लेशियल लेक्स, जो लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, ग्लेशियल जो लेक्स होती हैं में कॉज सुनामीज, उसके कारण जो है सुनामीज आती है और रिवर फ्लड्स आती हैं, और इस प्रकार पोज हैजार्ड टू पीपल, और इस वजह से जो है लोगों को जो है काफ़ी नुकसान होता है इसका, क्योंकि सुनामीज के चांसेस है, रिवर फ्लड्स के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ्लड का जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। रिट्रीट ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स नोटेबली जो है कहाँ पर है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, एशिया, द एल्प्स एंड द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया प्रोवाइड एविडेंस फॉर द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर सिंस द लेट 19th सेंचुरी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो रिट्रीट है माउंटेन ग्लेशियर्स का नोटेबली मतलब मुख्य रूप से कहाँ पर है, जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, जो एल्प्स और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से साउथ अमेरिका है के, और अफ्रीका है और इंडोनेशिया है। ये इस तरह के एविडेंस को प्रोवाइड करते हैं जो कि बताते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो लेट 19th सेंचुरी से जो है राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इससे हमें इस बात का पता लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इससे हमें काफ़ी जो है सबूत मिल जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के। जो रिट्रीट है ग्लेशियर्स का सिंस 1850, तो जो रिट्रीट है ग्लेशियर्स का वो कब से हो रहा है, 1850 से हो रहा है। और इट विल अफेक्ट दी, मतलब इट अफेक्ट्स दी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, जो उपलब्धता है फ्रेश वाटर की
साफ़ पानी की सिंचाई के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए, माउंटेन रिक्रिएशन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, दैट डिपेंड ऑन ग्लेशियर मेल्ट, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, ग्लेशियर मेल्ट पर। एंड इन द लॉन्गर टर्म द लेवल ऑफ द ओशियंस, और किस पर, ओशियंस के लेवल पर। स्टडीड बाय ग्लेशियोलॉजिस्ट, तो जो ग्लेशियर की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियोलॉजिस्ट। इससे ये भी हमें पता लगा है। तो स्टडीड बाय ग्लेशियोलॉजिस्ट द टेम्पोरल कोइंसिडेंस ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट विद द मेजर इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ्टन साइटेड एज एन एविडेंशियरी अंडरपिनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लेशियोलॉजिस्ट जो है क्या बता रहे हैं कि जो ग्लेशियल रिट्रीट है वो कैसे मेजर किया गया है कि जो इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज का, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे बढ़ रही है, उससे जो है ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है। तो ये कुछ था इसके बारे में। देखूँगा कि इसके बारे में और कुछ मिले मुझे। फ़िलहाल तो मेरे पास इतना ही मैटर था, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे या इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।